जुलाई सन 1999। भारतीय इतिहास में ये वह दिन है जब हमारे वीर जवानों ने कारगिल फतह की थी। पाकिस्तानियों की हिमाकत पर उन्हें धूल चटाई और वापस अपनी सरजमी से बाहर निकाला। चूंकि 26 जुलाई 1999 को लगभग 60 दिनों तक चले इस कारगिल युद्ध में हम विजयी रहे, यही कारण है कि प्रतिवर्ष 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर ये कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाने की ये जो हमारी परंपरा चली आ रही है 1999 के बाद से, इस परंपराओं के लिए हमने कितने वीरों की बलिदानी दी। हमने पाकिस्तान की, जब हमारे हाथ पाकिस्तान के साथ मित्रता के लिए बढ़ रहे थे, उसी समय पाकिस्तान ने हमारे पीठ पीछे हम पर वार किया। फरवरी 1999 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री परवेज मुशर्रफ के साथ मैत्रीपूर्ण वार्ता और बस सेवा की शुरुआत करने जा रहे थे, ठीक उसी समय कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ जारी थी और जिसकी हमें तनिक भनक भी न लग पाई। इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या रही, पूरे कारगिल समीकरण को आज इस वीडियो में मैं आपके सम्मुख रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कारगिल जो ऑपरेशन हुआ है कारगिल को लेके पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बद्र रखा। इस ऑपरेशन बद्र का मुख्य उद्देश्य था कि कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना। तो ये मुख्य उद्देश्य यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो है सियाचिन, ये लद्दाख, लेह लद्दाख, तो कारगिल अगर यहाँ पे ये अधिकार कर लेते, ये कारगिल भारत, यहाँ पे ये जो इसके इधर आप ये देख रहे हैं, ये गुलाम कश्मीर है, जिसे पाकिस्तान ने अपने अधीन कर रखा है। तो ये कारगिल इस गुलाम कश्मीर की सीमा से 10 किलोमीटर की दूरी पर भारत के अधिकार क्षेत्र में है। पाकिस्तानियों का उद्देश्य था कि कारगिल सीमा पर, यहाँ पर, क्योंकि लेह लद्दाख से ही ये कारगिल होते हुए सियाचिन, ये है सियाचिन, तो यहाँ पे रसद सामग्री और तमाम चीजें जाती हैं जिससे भारतीय सैनिक वहां पे अपनी जिंदगी सुचारू रूप से चला पाते और वहां अपने कैंपों में रह पाते हैं। तो इनका उद्देश्य था कि यहाँ पे ये जो लोग लेह सियाचिन का ये जो मार्ग है ये पूरी तरीके से बाधित कर देना, जिससे लेह से सियाचिन तक रसद सामग्री न पहुंच पाए। दूसरी बात कि इससे होगा क्या कि जब ये सियाचिन या कारगिल और सियाचिन की तरफ पाकिस्तानी पूरी तरीके से अधिकार कर लेंगे तो कश्मीर से अतिरिक्त सेना भेजनी पड़ेगी वहां भारतीयों को, और कश्मीर से अतिरिक्त सेना जब भेजनी पड़ेगी तो इस कश्मीर वाले इलाके पर पाकिस्तान घुसपैठ करेगा और कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा अपनी घुसपैठी और वहां पे कत्लेआम मचा देगा। इस तरीके से भारत को दोहरे रणनीति से घेरने की योजना बनाई थी इन 4 डर्टी फोर ने। ये पाकिस्तान के 4 डर्टी फोर थे जिन्होंने ऑपरेशन बद्र को अंजाम दिया। ये 4 डर्टी फोर कौन है? जनरल परवेज मुशर्रफ जो तत्कालिक समय में पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष थे, जनरल अजीज पाकिस्तानी सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, जनरल महमूद 10th कोर के कमांडर, और ब्रिगेडियर जावेद हसन जो कि पहले अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत भी रह चुके थे। वर्तमान में तत्कालिक समय में फोर्स कमांडर नॉर्दर्न इन्फेंट्री के इंचार्ज ये थे। तो इस तरीके से ये पाकिस्तान के डर्टी फोर ने मिलकर भारत में कारगिल पर युद्ध की योजना बनाई और नाम रखा ऑपरेशन बद्र। इस तरीके से 1998 में पाकिस्तान द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया। भारत खुद परमाणु संपन्न देश था, पर कहते हैं ना कि अगर जिसकी औकात जिसके पास न हो ना, उसे वो चीज दे दी जाए तो संभाल नहीं पाता है। यही पाकिस्तान के साथ भी हुआ।
1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण क्या कर लिया, उसे लगा कि अब हम भी परमाणु संपन्न देश हैं और भारत पर अब हम चढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन इनकी ये भूल महज एक साल के अंतर्गत ही पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई, ताकि दोबारा ऐसे करने की हिमाकत अगर वो करे तो 1 लाख बार सोचे पाकिस्तान। अक्टूबर-नवंबर 1998 में ब्रिगेडियर जावेद हसन रेकी करने यानी घूमने देखने के ऐसी सूचना मिली कि भारतीय जो है एलओसी पर सक्रिय हैं। ये सूचना पाकिस्तानियों को मिली या उन्होंने अपने मनगढ़ंत रूप में ये चीजें की, वो तो अभी भी इतिहास के गर्भ में ही है। पर ब्रिगेडियर जावेद हसन ने रेकी करने के उद्देश्य से वह सियाचिन की तरफ बढ़े। जो एलओसी लाइन है ये सियाचिन की तरफ, यहाँ पे ये इनका क्षेत्र है, तो सियाचिन की तरफ बढ़े। अब वहां सर्द मौसम था। सर्द मौसम में पाकिस्तान के जितने भी वहां पे बैरक, भारत के जितने भी वहां बैरक थे वो लगभग खाली थे। क्यों? क्योंकि सर्द मौसम में भारतीय नीचे की तरफ चले आते थे, फिर सर्द मौसम के बाद से ऊपर जाया जाता था। तो इन परिस्थितियों में जब ब्रिगेडियर जावेद हसन आगे बढ़े तो वहां सर्द मौसम के कारण भारतीय सेना का नामो निशान नहीं था। तो अब ये बड़ी अच्छी, बड़ी बेहतर स्थिति इन्हें लगी। इन्हें कहा अरे ये तो जैसे भोजन थाली में परोसा हुआ हमें मिल गया। बस इसके बाद ये वापस जाते हैं और अपनी 200 जवानों की टुकड़ी को कारगिल की तरफ पाकिस्तान भेज देता है। इस तरीके से डर्टी फोर ने मुजाहिदीनों की शक्ल में अपनी सेना के 200 जवानों को कारगिल की तरफ रवाना किया। ये मुजाहिदीन पाकिस्तान सेना के दूसरी सेना मानी जाती है और कोई नहीं। पाकिस्तान लगातार खंडन करता रहा था प्रारंभ में कि ये हमारी सेना नहीं, आतंकवादी है, पर कुछ टेप रिकॉर्डिंग, रेडियो रिकॉर्डिंग ने इस बात के प्रमाण दे दिए कि ये पाकिस्तानी सेना ही है। इस तरीके से उनका उद्देश्य भारत के 10-15 पोस्ट पर अधिकार करने का था, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए भारत के 200 पोस्ट पर उन्होंने कब्जा कर लिया। कारगिल और द्रास सेक्टर में वे प्रवेश कर गए। यहाँ आप देख सकते हैं द्रास सेक्टर, जो कि लद्दाख का ये प्रवेश द्वार माना जाता है, द्रास सेक्टर। इस तरीके से द्रास सेक्टर में ये पहुंच गए। अब यहाँ पे इन्हें तो यही लगा कि बस अब हम अपनी दोहरी रणनीति से, गोरिल्ला पद्धति से भारत को घेर लेंगे। प्रारंभिक कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि 3 मई 1999 को भारतीय सेना को घुसपैठ की जानकारी गडेरियों द्वारा मिली। कुछ गडेरियों ने भारतीय सेना को यह जानकारी दी कि कुछ ऐसी हलचल हो रही है, हमने पाकिस्तानी वेश में कुछ सैनिकों को देखा है। 5 मई को लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते एक ब्राह्मण परिवार से, तो लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलियम टीम बड़े ही रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। लगभग 15 दिनों तक वीर सौरभ कालिया को पाकिस्तानियों ने अपने कब्जे में रखा, तरह तरह की यातनाएं दी और अंततः इन्हें और इनकी टीम को पाकिस्तानी सेना ने शत विशत इन लोगों के लाश को भारतीयों को वापस सौंपा। ये भारतीयों के लिए, भारतीय सेना के लिए किसी भी प्रकार से सहनीय स्थिति नहीं थी। जबकि इधर द्रास सेक्टर की मुस्को घाटी, मारकोला रिज लाइन, कारगिल के आसपास का कक्सार सेंटर, बटालिक सेंटर, चोरबाटला सेंटर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्क पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। रहस्यमयी बात यहाँ ये थी कि भारतीय खुफिया एजेंसी को इसकी खबर नहीं हो पाई। शायद इसके पीछे जो भी कारण रहे हो, लेकिन पाकिस्तानियों की ये भूल थी कि 5000 सैनिकों के साथ, क्योंकि ये 200 सैनिकों के बाद अब पाकिस्तान ने और सैनिक भेजे थे और कुल 5000 सैनिक पाकिस्तान के इस युद्ध में भाग लिए थे। तो 5000 सैनिकों के साथ द्रास सेक्टर और सियाचिन के इस हिस्से पर कब्जा करने से ये नहीं होता कि अब ये सियाचिन और द्रास सेक्टर उनका हो गया। पाकिस्तान की ये भूल महज 60 दिनों में ही उन्हें समझ में आ गई।
पाकिस्तान ने युद्ध की शुरुआत वैसे तो 3 मई 1999 को उस समय ही कर दी थी, जब उन्होंने कारगिल की लगभग 16,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर 5,000 सैनिकों के साथ कब्जा कर लिया था। इस तरीके से पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो भारत के 300 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में घुस आए थे। पहले तो उनको योजना 10 किलोमीटर तक थी, लेकिन अब वो लगभग भारत के 300 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। और इस तरीके से यहाँ पाकिस्तान का ये जो ऑपरेशन बद्र है, इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए डर्टी 4 का मंसूबा अब प्रारंभ हो चुका था। कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष परवेज मुशर्रफ थे, जबकि भारत की तरफ से नेतृत्व वेद प्रकाश मलिक ने किया। ये थल सेना के अध्यक्ष थे वेद प्रकाश मलिक। 26 मई को भारतीय वायुसेना को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कार्यवाही करने का आदेश दिया। इससे पहले राजनीतिक ढंग से इसे यानी इस परिस्थिति को संभालने का प्रयास किया गया, लेकिन 26 मई तक यह पूरी तरीके से अब सामने बात आ चुकी थी कि ये जो घुसपैठी हैं ये आतंकवादी नहीं, बल्कि ये आतंकवादियों के वेश में पाकिस्तानी सैनिक ही हैं। परवेज मुशर्रफ जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के, उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया और इस तरीके से भारत सहित वैश्विक पटल पर पाकिस्तान के मंसूबे बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट हो गए। आगे हम चलते हैं, देखते हैं कि भारत की तरफ से भारतीय थल सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना भी अब इस मैदान में, युद्ध के मैदान में उतर चुकी है। भारतीय वायुसेना की तरफ से भारतीय वायुसेना प्रमुख वीएस धनुआ ने, जो उस समय तत्कालीन कमांडिंग ऑफिसर थे, तो वीएस धनुआ ने वायुसेना की तरफ से नेतृत्व किया, जबकि भारतीय नौसेना का नेतृत्व वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह कर रहे थे। इन वीर जांबाजों ने अपनी वीरता का बखूबी परिचय दिया। पाकिस्तानी सैनिक जो कि ऊपर पूरी तरीके से अधिकार कर चुके थे, जबकि हमारे सैनिक नीचे थे, इन्हें ऊपर नीचे से ऊपर जाने में भी तकलीफ हो रही थी। एक तो रस्सी के सहारे चढ़ाई, ऊपर से केवल गोली बारूद ही नहीं बल्कि पत्थर से भी अगर भारतीय सैनिक यहाँ चढ़ने की कोशिश कर रहे थे इस नंगे पर्वत पर, इस कच्चे पर्वत पर, तो यहाँ पर पाकिस्तानियों की तरफ से पत्थरों वगैरह की भी बरसात, बड़े बड़े पत्थरों की बरसात की जा रही थी। पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि पड़ला पाकिस्तान का ही भारी था, लेकिन हमारे वीर जांबाज ने हमेशा से ही अपनी वीरता का परिचय दिया है। भले ही हम ये कहें कि यह युद्ध उच्च अधिकारियों की रणनीतिक सफलता थी, लेकिन हम इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे जवानों ने किस तरीके से अपने प्राण न्यौछावर करके कारगिल को पुनः प्राप्त किया था। सबसे बड़ी उपलब्धि कि इस पूरे कारगिल विजय में हमारे 20 से 25 वर्ष के ही जवानों ने बीड़ा उठाया था। वो सब कई सपूत तो ऐसे थे, जैसे मैंने आपको बताया सौरभ कालिया की अभी नई पोस्टिंग हुई थी। वो अपनी पहली सैलरी, पहले वेतन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन पहली सैलरी आने से पहले ही वीर सौरभ कालिया शहीद हो गए। हर नौजवान की तरह इन्हें भी अपनी सैलरी का इंतजार होगा। क्या बीती होगी उन माओं पर, उन बहनों पर, उन भारतीयों पर। पाकिस्तान की इस हिमाकत का जवाब तो अब देना ही देना था। पूरा भारत एकजुट हो चुका था। रात्रि के समय जो भी भारत में बोफोर्स जो तोपें थी वो रात्रि के समय ही जाया करती थी, और वो भी अंधेरे में। ट्रकों की लाइटें बंद करनी पड़ती थी, क्योंकि जब वो लाइटें जलती थी तो ऊपर से
पाकिस्तान की तरफ से गोला बारूद तो ये सब शुरू हो जाया करते थे, इसलिए दबे पांव इस ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। और भारतीय थल सेना ने इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय के तहत अंततः हमने कारगिल विजय की। वायुसेना 27 मई को वायुसेना ने अपने MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमान को उतारा। MiG-27 और MiG-29 ने इस युद्ध में शिरकत की। वायुसेना ने अपने ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन सफेद सागर। वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर के तहत उत्तरी अरब सागर की घेराबंदी करते हुए कराची एयरपोर्ट को पूरी तरीके से बंद सा कर दिया। नौसेना भी पीछे नहीं थी। नौसेना ने ऑपरेशन तलवार नाम रखा अपनी ऑपरेशन का, और इस तरीके से ऑपरेशन तलवार मिशन के साथ नौसेना भी इस युद्ध में अपनी शिरकत करने लगी। ये 3 ऑपरेशन हुए थे, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सफेद सागर और ऑपरेशन तलवार। बखूबी हमारी तीनों सेनाओं ने, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने बखूबी पूरी जांबाज होते हुए पूरे वीरता के साथ पाकिस्तानियों को धूल चटा दी। शुरुआती ऐसा लगा, क्योंकि हमारे भारतीय वीर पहले तो नीचे की तरफ से ऊपर बढ़ रहे थे, यही कारण है कि प्रारंभ में हमारे भारतीयों की मृत्यु बहुत ज्यादा हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 527 भारतीय शहीद हुए, पर कुछ अन्य आंकड़े इसके 2 गुने 3 गुने होने की भी जानकारी देते हैं। लगभग 1300 से अधिक भारतीय हताहत हुए, घायल हुए। पाकिस्तानियों की अगर बात करें तो पाकिस्तानी आंकड़ा तो बताता है 300 से 500 के बीच में पाकिस्तानी की मृत्यु हुई, लेकिन भारतीय आंकड़े और अन्य आंकड़े 1000 से 4000 के बीच में पाकिस्तानी सेनाओं की मृत्यु की बात करते हैं। जो भी रहा हो, लेकिन हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देकर भी अपने भारतीय कारगिल को, अपने भारतीय सियाचिन को पाकिस्तानियों के हाथों में नहीं जाने दिया। आज अब हम उन कुछ वीर सपूतों को याद कर ले जिन्होंने कारगिल विजय में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनमें 4 वीरों को परमवीर चक्र से नवाजा गया। इसके अलावा 11 वीरों को महावीर चक्र से नवाजा गया। कुछ अन्य वीर भी रहे जिन्हें अन्य पुरस्कार भी प्राप्त हुए। सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। सबसे कम उम्र में, महज 19 वर्ष में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी, इन्होंने कारगिल विजय से पहले ही, जो 26 जुलाई को कारगिल विजय, उससे पहले ही 4 जुलाई को टाइगर हिल्स पर विजय प्राप्त की थी। यही कारण है कि इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। योगेंद्र सिंह यादव जी वर्तमान में सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत है भारतीय सेना में। दूसरे शहीद लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो कि गोरखा राइफल्स के थे, बटालियन के थे। तीसरे जिन्हें परमवीर चक्र मिला, शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि 13 JNK राइफल्स बटालियन के थे। कैप्टन विक्रम बत्रा, इन्हें 51, 40 और 48, 75 चोटी को मुक्त कराने का जिम्मा सौंपा गया था। इनका कोड नेम शेरशाह। तरह तरह के वक्तव्य मिलते हैं, पर कुल मिलाकर कारगिल का शेर या शेरशाह की उपाधि से नवाजे जाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा जब ये 51, 40 की चोटी पर पहुंचे तो इन्होंने रेडियो के जरिए ये दिल मांगे मोर ये वक्तव्य दिया। संभवतः ये दिल मांगे मोर उनका एक ऐसा सीक्रेट या कोड वर्ड था जो कि उस फतह को, 51, 40 की चोटी की फतह को दर्शा रहा था। इसके अलावा पाकिस्तानियों एक वाकी टाकी का प्रसंग सामने आता है, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा को संबोधित करते हुए कहा था कि शेरशाह तुम वापस लौट जाओ, नहीं तो हम लाशों के ढेर बिछा देंगे। इस पर शहीद कैप्टन बत्रा की जबरदस्त तीखी प्रतिक्रिया भी आई थी।
उन्होंने कहा था कि लाशों के ढेर किसके बिछेंगे और कौन वापस जाएगा ये तो समय ही बताएगा। तो इस तरीके से शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा, जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके बाद से नाम आता है राइफलमैन हवलदार संजय कुमार। 36 JNK राइफल्स के बटालियन के ये भी थे। वर्तमान में सूबेदार के पद पर भारतीय सेना में कार्यरत है। तो इस तरीके से 4 वीरों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा महावीर चक्र से सम्मानित करने जिन्हें सम्मानित किया गया वो थे कैप्टन अनुज नायर, जो शहीद हो गए 1999 कारगिल युद्ध में। फिर शहीद मेजर राजेश सिंह अधिकारी, शहीद कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी, फिर नायक दिगेंद्र कुमार जो 2005 में सेना से सेवानिवृत्त हुए, फिर लेफ्टिनेंट बलवंत सिंह जो कि वर्तमान में कर्नल हैं। इसके बाद वर्तमान में सूबेदार के पद पर कार्यरत नायक इमलियाकुम एओ, फिर शहीद कैप्टन केसिंग क्लिफोर्ड नोंग्रुम। अगले हैं शहीद कैप्टन नेके झाकुओ केंगुरुसे, फिर शहीद मेजर पद्मपाणी आचार्य। इसके बाद से मेजर सोनम वांगचुक जो कि 2018 में सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, और मेजर विक्रम गुप्ता, शहीद मेजर विवेक गुप्ता। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख नाम रहे जिन्होंने कारगिल को वापस पाने में खुद को न्यौछावर कर दिया, अपनी प्राणों तक की चिंता नहीं की। ना जाने कितने वीर शहीद हुए और ना जाने कितने वीर अभी भी उस वीरता की गाथा को सुनाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे कारगिल के वो गर्व है, ये हमारे कारगिल के वो वीर हैं जिन्होंने कारगिल विजय कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मनजीत सिंह जो कि सबसे कम उम्र में, महज 18 वर्ष की उम्र में वो शहीद हुए थे इस कारगिल 1999 के युद्ध में। कारगिल 1999 के युद्ध का परिणाम ये हुआ कि इसके बाद भारत के दृष्टिकोण से भारत ने अपने रक्षा बजट की ओर विशेष ध्यान दिया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सामरिक महत्व के विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई। इसके अलावा पाकिस्तान के दृष्टिकोण से परवेज मुशर्रफ ने वहां तख्ता पलट करके 2001 में वहां अपनी सैनिक सत्तापूर्ण सरकार का गठन किया। तो इस तरीके से बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत। शीतला सस्य श्यामला मातरं वन्दे